ड्रामे की स्टार्टिंग में रूही बताती है कि 7 साल पहले मेरी शादी का दिन ही मेरे भाई की मौत का मंजर बन गया। कहानी की स्टार्टिंग में फैंक की सेज रूही से कहती है कि भाभी जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा भाई मुझे लेकर आपको घर ले जाने आया है। तब रूही की मॉम अपने बेटे से कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों पी रहे हो, जल्दी जाओ और अपने जीजा को रोको और रेड एनवलप लेना मत भूलना। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो जैंसी उसे पकड़ लेती है और अपने भाई से कहती है कि मैंने मिंग को रोक लिया है, जल्दी जाओ और भाभी को ले आओ। मिंग कहता है कि जब तक बड़ा रेड एनवलप नहीं मिलेगा तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। इसी तरह हंसी मजाक में मिंग जैंसी को धक्का दे देता है और वो ऊपर से नीचे गिरकर मर जाती है। जहाँ शादी की खुशियां मनाई जा रही थी वही मातम का माहौल बन गया। एक्चुअली चैन फैंग की इकलौती रिलेटिव थी, वो उसकी मौत का जिम्मेदार रूही और उसकी फैमिली को समझने लगा। मैंग को पुलिस पकड़ कर ले जाती है जिससे उसकी मॉम की तबीयत भी बिगड़ जाती है और रूही और फैंग में बस नफरत का रिश्ता रह जाता है। ऐसे ही 7 साल गुजर गए और रूही का बर्थडे भी आ जाता है। वो फैंग से कहती है कि मेरी मॉम की हार्ट कंडीशन बहुत सीरियस हो गई है, प्लीज डॉक्टर को बोलो सर्जरी अरेंज करे। फैंग कहता है कि तुम्हारे भाई ने नशा करके मेरी बहन को मार दिया और तुम मुझसे ही हेल्प मांग रही हो। तभी वहाँ रूही का बेटा भी आ जाता है। फिर जब वो दिखाते हैं कि रूही फैंग से बोलती है कि हमारा बेटा है और तुम्हारा खून भी, अब चैंसी की कमी पूरी हो जाएगी। प्रेजेंट में वो अपने बेटे के लिए बाहें फैलाती है पर वो उसे इग्नोर करके अपने डैड के पास चला जाता है और कहता है कि आज मॉम का बर्थडे है ना, तो मैंने मॉम के लिए गिफ्ट तैयार किया है। रूही सोचती है कि वो गिफ्ट उसके लिए है लेकिन हाँ उस गिफ्ट को निंग को दे देता है। रजत में दिखाते हैं कि फैंग निंग से बोलता है कि अब से तुम ही इसकी माँ बनोगी। रूही कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो मेरा बच्चा है। फैंग बोलता है कि तुम एक किलर की बहन हो, तुम उसकी माँ बनने के लायक नहीं हो और तुम्हारी घटिया चीज की वजह से हाउ को हार्ट डिजीज का पैदा होना पड़ा। प्रेजेंट में निंग कहती है पर आज तो रूही का बर्थडे है ना, मैं उसे एक बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ। अब्रॉड में मैंने अपने सीनियर के साथ हार्ट डिजीज पर एक मेडिकल ट्रायल बनाया था। इसकी मॉम को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो बस हार्ट में एक छोटा सा डिवाइस लगाना पड़ेगा। रूही कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत सीरियस है, उनके लिए सिर्फ सर्जरी ऑप्शन बचा है। लिन कहती है कि अगर क्लिनिकल ट्रायल नहीं होंगे तो मेडिसिन का प्रोग्रेस कैसे होगा और हाउ का इलाज कैसे मिलेगा। फैन कहता है कि तुम उसकी बात को इग्नोर करो, जो तुम्हें करना है करो। इसके बाद रूही ऑपरेशन गेट के बाहर अपनी मॉम को आवाजें देने लगती है और फैग से कहती है कि निक को बोलो कि मेरी मॉम को हाथ ना लगाए, वो हाउ की नानी है। फैग कहता है कि हाँ तुम्हारी माँ की वजह से ही हाउ को हार्ट की डिजीज के साथ पैदा होना पड़ा, तभी ऑपरेशन फेल हो जाता है और रूही की मॉम की डेथ हो जाती है। वो लोग रूही को उसकी मॉम से मिलने नहीं देते। रूही निक से कहती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मार दिया, उसकी तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। निक कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम को एलर्जी की प्रॉब्लम है, क्या तुम चाहती थी कि मेरा ट्रायल फेल हो जाए और मेरी रेपुटेशन गिर जाए। फिर वो फैंग से कहती है कि ट्रायल फेल होने की वजह से हॉस्पिटल ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। तब फैंग रूही से कहता है कि अभी के अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करो, पब्लिक के सामने माफी मांगो और कहो कि तुमने अपनी मॉम की इलनेस छुपाई थी, इसी वजह से सर्जरी फेल हुई। रूही कहती है कि मैं इस मर्डर से माफी नहीं मांगूंगी। फैंग कहता है कि असली किलर तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई को मौत की सजा मिल चुकी है लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर तुमने वीडियो नहीं बनाया तो मैं लॉयर से तुरंत एग्जीक्यूशन अप्लाई करवा दूंगा। रूही कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और वो वीडियो बनाने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे पैट ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, वो दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी वाले दिन रूही सबको रेड एनवलप देकर बोलती है कि बाद में कोई भी फैंग को परेशान मत करना। वो बताती है कि मेरी मॉम ने पूरी जिंदगी मेहनत करके मुझे और मेरे भाई को पाला था, मेरा भाई एक बहुत टैलेंटेड डिजाइनर है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए था लेकिन मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। प्रेजेंट वो कहती है कि मैंने वीडियो बना लिया है, अब मेरे भाई को हर्ट मत करना। इसके बाद वो हाउ से बोलती है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हाउ कहता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, तुमने अपनी मॉम की एलर्जी क्यों छुपाई, आखिर तुम मुझे और डैड को छोड़ क्यों नहीं देती। ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाता है। फिर कहता है कि साइड हट जाओ और वो हाउ को उठा के हॉस्पिटल में ले जाता है।
तभी सर्वेंट रूही से बोलती है कि जेल से फोन आया था, आपके भाई अब नहीं रहे। पुलिस रूही से कहती है कि जेल में आपके भाई का किसी के साथ फाइट हो गया था। जब तक गार्ड वहां पहुंचे तब तक वो मर चुका था। ये उनका सामान है। तभी उस सामान में मिंग की डायरी होती है। वो लिखता है कि अगर तुम्हारी शादी वाले दिन मैं ज्यादा नहीं पीता तो फैंग की सिस्टर की डेथ नहीं होती। मैंने उसे धक्का दिया था लेकिन मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि उसे नीचे गिरा सकूं। उस वक्त हम रेलिंग से काफी दूर खड़े थे। मुझे ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता। मैं जीना चाहता हूँ लेकिन मैंने सुना है कि हाउ को हार्ट डिसीज है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा हार्ट हाउ को दे देना। रूही कहती है कि मेरी मॉम और मेरा भाई दोनों यहाँ से चले गए। अब मैं इस दुनिया में अकेले कैसे जीऊंगी। बस हाउ की सर्जरी पूरी हो जाए फिर मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। तभी फै कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे भाई ने क्या किया। जेल में एक प्रिजनर था जो हाउ को अपना हार्ट डोनेट करने वाला था, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे मार दिया। रूही कहती है कि वो हार्ट मेरे भाई का ही था जो वो हाउ को डोनेट करना चाहता था, पर लोगों ने उसे मार दिया। अगर तुम उसकी डायरी देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी फैमिली की एक छत पे भी मैं बिलीव नहीं करता। हाउ अभी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में है। देखो कैसे वो ऑपरेशन टेबल में पड़ा है, कभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी रूही बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि आपको कैसा है, इस टाइम पर आपको ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। रूही कहती है कि मुझे अब ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं अपना हार्ट अपने बेटे को डोनेट करना चाहती हूँ। वही सेक्रेटरी फैंग से बोलता है कि लड़ाई मैडम के भाई ने शुरू की थी, डोनर का हार्ट फट गया और वो भी खुद मर गया। फैंग कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि रूही झूठ बोल रही है, मिंग इतना अच्छा नहीं है कि आपको हार्ट डोनेट करेगा। तभी निंग कॉल पर कहती है कि फैंग को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि पिछले 7 सालों में हमने मिंग को कितना बुरी किया था। और वो रूही से कहती है कि देखो फैंग ने मुझे आज कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। रूही कहती है कि मेरी मॉम का ब्रेसलेट है, मुझे वापस दो। फैंग कहता है क्या क्या हो रहा है। निंग बोलती है कि मैं तो बस इससे हालचाल पूछने आई थी, पर ये तो मुझे मारने लगी और मेरा ब्रेसलेट भी छीन लिया। तब रूही कहती है ये मेरी मॉम की ब्रेसलेट है, तुमने उन्हें मार दिया और अब उनकी चीजें भी चुरा रही हो। फैंग कहता है कि तुम चुप रहो और ये कौन सी मेडिसिन ले रही हो। लिंग कहती है कि ये तो विटामिन की टैबलेट लग रही है। फैंग कहता है कि हाँ को हार्ट डिसीज है और तुम यहाँ आराम से विटामिन ले रही हो। फिर वो उस मेडिसिन को खिड़की से फेंक देता है, जिस पर रूही उस मेडिसिन को लेने के लिए खिड़की से कूद जाती है। हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुलती है तब हाउस से कहता है कि ये लो तुम्हारा ब्रेसलेट और इन पेपर पे साइन कर दो, मुझे तुम्हारी जैसी वो नहीं चाहिए। मैं किसी को बोल दूंगा कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, अब तुम हमेशा के लिए मेरे और मेरे डैड की जिंदगी से गायब हो जाना। तब रूही हाउ की खुशी के लिए उन पेपर पे साइन कर देती है। हाउ अपने मन में बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इतना सफर करो, डैड से दूर जाकर ही तुम अच्छी लाइफ जी पाओगी। फिर एक तरफ जहाँ रूही अपनी फ्यूनरल की फोटो खिंचवा रही होती है तो वही दूसरी तरफ है निंग के साथ फैमिली फोटो ले रहा होता है। फोटोग्राफर फैंग से कहता है कि काश सबकी फैमिली आपकी जैसे खुश होती। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की अपनी फ्यूनरल की फोटो खिंचवाने आई थी, मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। उसका हस्बैंड और बच्चा अब उसे नहीं चाहते, उसका बड़ा भाई और उसकी मॉम भी गुजर गए हैं। बेचारी लड़की, क्यों उसकी लाइफ इतनी मुश्किल है। तब फैंग उसकी फोटो को देखने लगता है, लेकिन निंग आकर उससे बोलती है कि हाउ की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद हॉस्पिटल में रूही कहती है कि हाउ अब कैसा है। फैंग कहता है कि तुम्हें पूछने का क्या हक है, तुम्हारी फैमिली की गंदी जीन्स की वजह से ही वो बीमार है। अगर तुम्हें सच में हाउ की फिक्र है तो जाओ भगवान से दुआ करो कि वो हाउ को बचा ले। घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करो कि भगवान उस पर मेहर करे। तभी रूही घुटनों पर बैठकर वैसा ही करती है, जिससे उसे लकी चार्म मिल जाता है। जैसे ही वो हाउ के पास जाती है तो निक उसके हाथ से लकी चार्म छीन लेती है और कहती है कि सुना है चार्म पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जब तुमने इतनी मेहनत से इसे लिया है तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। जो भी मेरी चीजें चुराने की कोशिश करता है उसका अंजाम यही होता है। फैंग बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। निक उससे कहती है कि रूही अंधविश्वासी हो गई है, वो हाउ को तिलिस्मान का पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए हमारे बीच झगड़ा हो गया। रूही कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, मुझ पर बिलीव करो। फैंग कहता है कि बंद करो अपना ये तमाशा, क्या तुम तभी रुकोगी जब मैं तुम्हें मार दूंगा। हाउ की जिंदगी का सबसे बड़ा बैड लक तुम्हारी जैसी माँ का होना है, अब मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा।
तब रूही को ऐसा लगता है कि ना तो उसका हस्बैंड उसे चाहता है और ना ही उसका बेटा उससे प्यार करता है, जिससे वो खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। वो पुलिस से कहती है कि 1 मिनट के बाद हॉस्पिटल के पास एक एक्सीडेंट होने वाला है, मैं खुद जम करके अपनी लाइफ खत्म करने वाली हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी डेथ के बाद मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। दूसरा डॉक्टर फ्रैंक से कहते हैं कि हाउ की कंडीशन अब बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, अगर हार्ट ट्रांसफर नहीं हुआ तो शायद वो आज रात सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तमनीम फ्रैंक से बोलती है कि हमें हाउ के लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है, जिससे हाउ की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि इतनी बड़ी खुशी की बात है, क्या आप मैडम को हाउ से मिलने नहीं देंगे, आखिर वो हाउ की मॉम है। तभी पुलिस वाले फ्रैंक से बोलते हैं कि 3 दिन पहले आपकी वाइफ का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि वो मरने वाली हैं, मेरे दिल को मेरे बेटे को डोनेट कर देना और उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि रोज सुसाइड कैसे कर सकती है, अभी 3 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अब समझ आया उसने तुम लोगों को पैसे देकर ये झूठ बोलने के लिए कहा है ना। पुलिस कहती है कि होश में आइए, ये आपकी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट है, उनकी बॉडी अभी पुलिस स्टेशन में रखी हुई है। तब फ्रैंक घर आके रोई का नाम चिल्लाने लगता है। मैट कहती है कि वो तो 3 दिन से वापस नहीं आई। तब फ्रैंक भागकर रोई के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे एक पेपर मिलता है। हाँ बोलता है तो पुलिस जो कह रही थी वो सच है, मेरी मॉम ने ही मुझे दिल डोनेट करके बचाया, मैं तो उनके साथ इतना बुरा बिहेव करता था, फिर भी उन्होंने अपना दिल मुझे दे दिया। मैट कहती है कि लास्ट टाइम जब मैडम घर आई थी तो कंप्यूटर के सामने बैठकर काफी देर तक कुछ बोल रही थी। तब फ्रैंक लैपटॉप को देखता है जिसमें रोई का वीडियो मैसेज होता है। वो कहती है कि उदास मत होना, लेकिन मुझे कैंसर है, चाहे मेरा हार्ट डोनेट हो या ना हो, मैं वैसे भी मरने वाली थी, लेकिन हाँ मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी, मुझे लगता है कि तुम मेरे बिना ही ज्यादा खुश रहोगे। और फ्रैंक तुम्हें पिछले 7 सालों में दर्द में गुजर रहे थे, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम भी इस दर्द से आजाद हो जाओगे। फ्रैंक बोलता है कि ऐसा मत कहो, जो लकी चार्म तुमने हाउ को दिया था मैंने उसे किसी पास्टर से रिपेयर करवा लिया है, बस तुम जल्दी वापस आ जाओ। और वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो बस हमसे नाराज है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। वो निंग से कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि रूही वो डोनर थी जिसने हार्ट दिया था। निंग कहती है कि डोनर की इंफॉर्मेशन हाइड होती है, मुझे नहीं पता था कि वो रूही थी। फ्रैंक कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। इसके बाद सेक्रेटरी उसे बताता है कि अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि निंग को पता था कि आपकी वाइफ असली डोनर है, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि मैडम के भाई और मॉम की डेथ के पीछे असली सच क्या था। सच ये है कि मैडम की मॉम ऑपरेशन टेबल पर ही मर गई थी क्योंकि निंग ने मेडिसिन का ओवरडोज दे दिया था, और आपकी वाइफ ने अपनी मॉम की बीमारी नहीं छुपाई थी। पिछले 7 सालों से निंग लोगों को भेज भेज कर मैडम के भाई को परेशान करवा रही थी, उन्हें रोज बुली किया जाता था। फ्रैंक निंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही के भाई और मॉम को मारने की। निंग कहती है कि उसकी फैमिली ने तुम्हारी बहन को मारा था, मैं तो बस तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखा रही थी। फ्रैंक बोलता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम सिर्फ एक स्टैंड इन हो, यहाँ से निकल जाओ। निंग कहती है कि मुझे मत निकालो, चाहे मुझे रूही का सब्स्टिट्यूट ही समझ लो, पर हाउ को अभी देखभाल की जरूरत है, उसकी अभी सर्जरी हुई है। तब फ्रैंक सोचता है कि हाँ अभी हाउ को कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए और वो उसे घर पर रखने के लिए मान जाता है। दूसरा हाउ अपनी मम को याद कर रहा होता है, वो कहता है कि मुझे अब बहुत रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने तुम्हें हटाने की कोशिश की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूही जिंदा होती है, वो आंजी से कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने जो हार्ट डोनेट किया था उसके लिए थैंक यू। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रूही के जंप करने से पहले ही वांजी की वाइफ जंप कर देती है। वांजी उससे कहता है कि मेरी वाइफ हमेशा से बीमारी से परेशान रहती थी, अगर उसका हार्ट हाउ को नई जिंदगी दे सकता है तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ मैंने तुम्हारी पुलिस स्टेशन वाली बात भी हैंडल कर ली है, मैंने सिलिकॉन से एक फेक बॉडी बनवा कर तुम्हारी जगह रखवा दी थी, अब सबको लगता है कि तुम मर चुकी हो। तभी वहाँ सोंग का बेटा आकर रूही से कहता है कि मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आती है, क्या मैं आपको मॉम कहकर बुला सकता हूँ। वांजी की मॉम कहती है कि वांजी तो हमेशा बिजी रहता है, उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता, क्यों ना तुम बच्चे की बात मान लो। रूही कहती है कि जरूर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वांजी रूही से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी चाइनीज मेडिसिन में इंटरेस्ट है। रूही कहती है कि हाँ पता तो मुझे
वांजी भी नहीं था कि तुम एक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हो। जब हाउ बीमार रहता था तब मैं चुपके चुपके मेडिसिन पढ़ रही थी। अब जब मैं बच गई हूँ तो मैं मेडिसिन की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पर पहले तुम खाना खा लो। फिर इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाते हैं। रूही अब्रॉड से स्टडी करके वापस आ जाती है। वो आजी से कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरा कैंसर ठीक करवा दिया और मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जॉब दिलवा दी। वांजी कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, हम अब एक फैमिली जैसे हैं। वही हाउ अपने डैड से कहता है कि मैं हर जगह अपना ट्रीटमेंट करवा के थक चुका हूँ, अब मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। लिंग कहती है कि अब मैं प्रोफेसर सॉन्ग के रिसर्च को ज्वाइन करने वाली हूँ, वो हार्ट के सबसे बड़े एक्सपर्ट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। फैंग कहता है कि शुक्रिया, इस साल तुमने हाउ का बहुत ख्याल रखा है। लिंग कहती है कि मैं हाउ को अपने बेटी की तरह मानती हूँ, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद वांजी की फैमिली रूही का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। हर कोई उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, जिसे देखकर रूही इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड और बेटे ने तो कभी उसका बर्थडे मनाया ही नहीं। वांजी की मॉम उससे कहती है कि मैं एन के लिए एक डिनर पार्टी रखना चाहती हूँ, वहाँ हम अनाउंस करेंगे कि तुम ही उसकी मॉम हो। इस तरह से स्कूल में भी कोई उसे नहीं चिढ़ाएगा कि उसकी कोई मॉम नहीं है। रूही कहती है कि जैसे आपको सही लगे, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं। दूसरे हाव की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। नहीं कहती है कि इतने सालों से हम उसे वेस्टर्न मेडिसिन से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब वो मेडिसिन भी उस पर काम नहीं कर रही। फैम बोलता है तो चलो उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब हॉस्पिटल ले जाना भी बेकार होगा, अब तो उसे प्रोफेसर सॉन्ग के रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेडिसिन ही इसे ठीक कर सकती है। फैंग कहता है तो प्रोफेसर सॉन्ग को कांटेक्ट करो, वो जितना पैसा मांगे मैं उतना पैसा देने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि बात पैसों की नहीं है, वो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाउ कहता है कि डैड रहने दो, अब मैं मरकर मॉम से मिलने जा रहा हूँ। तब फैंग रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। उसी वक्त सेक्रेटरी बोलता है कि प्रोफेसर सॉन्ग ने स्पेशल मेडिसिन भेज दी, जिसे पीकर हाउ बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं पर प्रोफेसर सॉन्ग ने तुम्हारे घर पर मेडिसिन क्यों भेजी? लिंग कहती है क्योंकि मैं उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाली हूँ, शायद इसी वजह से प्रोफेसर सॉन्ग ने मेरी इज्जत रख ली। फैग उससे कहता है कि ये लो 10 मिलियन, तो जो चाहे खरीद लेना। लिंग कहती है कि मुझे पैसों से क्या करना, सुना है कि प्रोफेसर सॉन्ग ने अपने बेटे के लिए एक नई मॉम ढूंढ ली है, कल उनका फैमिली रियूनियन बैंक्वेट है, चलो हम भी वहाँ चलते हैं। फैग कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी उन्हें पर्सनली थैंक यू बोल दूंगा। वही वांजी रूही से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हाउ ने मेडिसिन ले ली है, अब वो बिल्कुल ठीक है। रूही कहती है कि थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। तभी एन एरोप्लेन उड़ाते हुए रेलिंग के पास हो जाता है। रूही से कहती है कि इधर मत आओ, अगर रेलिंग टूट गई और कोई गिर गया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। वांजी की मॉम कहती है कि रेलिंग का प्रॉपर टेस्ट हुआ है, जब तक कोई जानबूझकर इसमें डैमेज ना करे ये इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। रूही कहती है कि शायद फैंग की सिस्टर की डेथ भी एक्सीडेंट नहीं थी, किसी ने जानबूझकर रेलिंग के साथ छेड़छाड़ की होगी और मेरा भाई इनोसेंट होगा, उसने जेल में भी अपनी डायरी में ये सब लिखा था। सोंग कहता है कि ठीक है, मैं किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा देता हूँ। इसके बाद हमें बंकेट का सीन दिखाते हैं। गेस्टिंग से बोलते हैं कि सुना है आप प्रोफेसर सॉन्ग के इंस्टीट्यूट में काम करने वाली हो। लिंग कहती है कि हाँ, उन्हें मेरा काम पसंद आ गया। तभी होस्ट वांजी की फैमिली का नाम अनाउंस करता है, जिस पर रूही को देखकर फैंग के होश उड़ जाते हैं। उससे कहता है कि मुझे पता था तुम जिंदा हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रूही कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। एन कहता है कि हाँ, मेरी मॉम को तंग मत करो। फैंग कहता है तो मतलब तुमने सच में अपने डैड का नाटक किया था मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। रूही कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो। तब वांजी कहता है कि अब उसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। फैंग कहता है कि वो मेरी लीगल वाइफ है, हमारा कभी डिवोर्स भी नहीं हुआ। और वो हाव से कहता है कि जल्दी से अपनी मॉम को मनाओ। तब हाव जानबूझकर रूही को भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि जब तुम चली गई थी तो वापस क्यों आ गई, हम भी तुम्हें अपने घर नहीं ले जाना चाहते, दूर ही रहो मुझसे और मेरे डैड से। और अपने मन में कहता है कि मेरे और डैड से दूर रहकर ही आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। फैम बोलता है कि तुम अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। हाउ बोलता है कि मैं उसे अपनी मॉम नहीं मानता, हमने सेपरेशन अग्रीमेंट पे साइन किए थे। लिंग कहती है कि उस पर प्रेशर मत डालो, तुम जानते हो ना कि वो रूही से कितनी नफरत करता है। और वो आंजी की फैमिली से कहती
कहती है कि रूही का कैरेक्टर बहुत ही बेकार है, आप लोग उसके झूठे नाटक में मत आइए। तब वांजी भी उससे कहती है कि सॉन्ग फैमिली की होने वाली बहू के बारे में तुम जैसे आउटसाइडर को कमेंट करने की जरूरत नहीं। तब फैंग रूही से बोलता है कि मेरे साथ घर चलो। रूही कहती है कि हमारा कोई घर नहीं था, तुम भूल गए कि हम दोनों दुश्मन हैं। फैंग कहता है कि पुरानी बातें भूल जाऊंगा, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। रूही कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली खत्म हो गई और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अगर तुम्हें निंग से इतना प्यार है तो उसे ही अपनी ऑफिशियल वाइफ बना लो। वांजी की मम सिक्योरिटी से कहती है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तब निंग फैंग से बोलती है कि सॉन्ग फैमिली बहुत ही पावरफुल है और हाउ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, हमारे यहाँ से जाना ही सही रहेगा। फिर बाहर निकलकर वो उससे बोलती है कि कल मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाली हूँ, वहाँ मैं वांजी से प्रॉपर्ली बात करूंगी। अगर सॉन्ग फैमिली रूही को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसके पास वापस घर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फैग कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें कल ड्रॉप करने चलूंगा। नेक्स्ट दिन वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने आती है। स्टाफ उससे कहता है कि सॉरी, हमारे इंस्टीट्यूट ने आपको हायर नहीं किया। टिंग बोलती है पर एचआर ने मुझे क्लियरली बताया था कि मेरी जॉब कंफर्म हो गई है। स्टाफ कहता है कि पहले ऐसे ही था, लेकिन कल रात प्रोफेसर सॉन्ग ने पर्सनली कहा कि आपको हायर नहीं करना है। निफेक्ट से कहती है कि ये सब रूही की वजह से हुआ है, उसने सॉन्ग को जरूर कुछ कहा होगा। मैं इंस्टीट्यूट में काम सिर्फ हाउ के लिए करना चाहती थी। फैग रूही से बोलता है कि तुमने वाजी को डेक को रिजेक्ट करने के लिए क्यों कहा, अगर डेक स्पेशल मेडिसिन लेकर नहीं आती तो हाउ कब का बढ़ चुका होता। वाजी कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने वो मेडिसिन हाउ को रूही की वजह से भेजी थी और नींद को जो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है, उसका कैरेक्टर और मेडिकल एथिक दोनों ही खराब है। नींद कहती है कि तुम रूही को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम उसके साथ सो चुके हो। तब रूही उसे थप्पड़ मार देती है। फैंगबाजी से बोलता है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने नींद को हायर किया था, अब अचानक मना कर दिया, ये कोई बात नहीं होती। वाजी कहता है कि एचआर को पहले पता नहीं था कि नींद की एथिक प्रॉब्लम है, मुझे कल रात ही सब कुछ पता चला, इसलिए मैंने उसकी हायरिंग कैंसिल कर दी। फैग बोलता है कि बिना प्रूफ के कुछ भी मत बोलो। तब वाजी कहता है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, तो ये लो प्रूफ। देख ने अपने करियर में कई बार पेशेंट को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। नहीं कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों ने मुझे फंसाया था। रूही कहती है कि चुप रहो, हाउ की हार्ट सर्जरी पहले सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई। ये कहती है कि तुम तो अपनी मौत का ड्रामा करके वहाँ से चली गई थी, इस पूरे साल मैंने यहाँ का ख्याल रखा है। रूही फैंग से कहती है कि बस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वांजी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि हाउ की तबीयत ठीक हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। फैंग रूही से बोलता है कि हाउ तुम्हारा भी बच्चा है, फिर तुम कैसे उसका नाम यूज करके मुझे धमका सकती हो। रूही कहती है कि अब मेरा ना कोई हस्बैंड है और ना ही कोई बच्चा। वह कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम कभी हाउ को देख भी नहीं पाओगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उससे कहती है कि अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो अब से मैं हाउ का ध्यान रख लिया करूंगी। हाउ बड़ा हो गया है तो अब उसे स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए। इसके बाद हाउ भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है जहाँ एड ऑलरेडी पढ़ रहा होता है। बच्चे ऐसे कहते हैं कि वाह तुम्हारी वॉच तो कितनी सुंदर है। एड कहता है कि मेरी बॉब ने मुझे दी थी, आज खुद वो मुझे स्कूल से लेने आएगी। तभी हाउ गलती से उससे टकरा जाता है। एड उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर किया और उसे धक्का दे देता है। उसी वक्त रूही भी एड को लेने आ जाती है। रात में फैंग माजी से लड़ने आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को धक्का दिया, उसे अब चोट लग गई है। एड कहता है कि हाँ उसे टकरा गया था तो मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वाजी कहता है कि अब वो कैसा है। फैग बोलता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है, शायद बचना भी मुश्किल होगा। डॉक्टर ने उसकी फ्यूनरल की तैयारी करने को कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। वाजी रूही से कहता है कि चलो हम मेडिसिन लेकर हाउ को देखने चलते हैं, शायद उससे वो बच जाए। लेकिन फैग उनको हाउ से मिलने नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को मार दिया था, अब तुम्हारा अडॉप्टर बेटा भी हाउ को मारना चाहता है, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। निंग कहती है कि हाँ तुम्हारी मेडिसिन के बिना भी मैं हाउ को बचा सकती हूँ। रूही कहती है कि हाउ की बॉडी अब वेस्टर्न मेडिसिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अंदर जाने दो। वह कहता है कि जब तुमने सॉन्ग फैमिली को चूज कर लिया है फिर वापस क्यों आई हो। वाजी कहता है कि उसे छोड़ दो। वह कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या कर लोगे। तब रूही उसकी लेग पर चाकू रख देती है और कहती है कि सबको साइड में करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वह कहता है तो हाँ मार दो। तब मैं चिल्लाती है
कि हाँ मर गया, जिससे रूही परेशान हो जाती है। वांजी कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं उसे देखता हूँ। रूही कहती है कि जल्दी से उसे बेडशीट दो। तब वाजी उसे बेडशीट खिला देता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ, वरना इमोशन बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, इससे कैंसर वापस भी आ सकता है। फैंग कहता है तो इसका मतलब तुमने अपनी डेथ का नाटक नहीं किया था, तुम सच में बीमार थी। वाजी कहता है कि तुम्हें दिमाग भी है, लेकिन जो भी बोलती है तुम सीधा उसकी बात मान लेते हो। उसने हाउ को कितनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। 1 साल पहले भी तुमने रूही की जिंदगी की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी, वो इतनी टूट गई थी कि बिल्डिंग से कूदने जा रही थी, और तुम इसे प्यार कहते हो। फैंग बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। तब वांजी रूही से कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा हुआ कि कोई बड़ी बात नहीं हुई। रूही कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए हाउ के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, जब वो उठ जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। टीन पाओ कहता है कि मैंने कभी भी अपनी मॉम से नफरत नहीं की, मैं मॉम से इतना बुरा भी इसलिए करता था क्योंकि मैं चाहता था कि मॉम डैड से दूर हो जाए, क्योंकि डैड मॉम को दर्द देते थे। रूही कहती है तो असल में हाउ उसे प्यार करता है। तभी हाउ अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रूही बोलती है कि कोई सपना नहीं है, मैं ही बेवकूफ थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हाउ जो कर रहा था वो मेरी भलाई के लिए था। तब हाउ रोते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने जो भी बुरी बातें कही थी वो दिल से नहीं थी। निक कहती है तो इतने टाइम से मैं सामने एक्टिंग कर रहा था और मेरा इसे मरवाने का प्लान भी काम नहीं आया। सुबह वो फैंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट नूडल बनाई है। फैंग कहता है कि इसे तुम भी खा लो और खाने के बाद यहाँ से चली जाओ। निक कहती है कि अब इतने सालों से साथ रहे हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इमोशन नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फैंग कहता है कि हमारे बीच सिर्फ बहुत सारे प्यार का रिलेशन है, अगर तुम्हारा नाम रूही से मिलता जुलता नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने सालों तक जॉब पर रखता? वही दूसरी तरफ रूही कहती है कि बाजी कहाँ है। उसकी वो कहती है कि वो तो एविडेंस लेने गया है, तुम्हारी शादी के वक्त जो रिली टूट गई थी उसका सच पता चल गया है। तभी बाजी रूही से कहता है कि तुम्हारी शादी के दिन जो रिली टूटी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि री ने जानबूझकर उसे डैमेज किया था, और फैंग की सिस्टर को भी तुम्हारे भाई ने पुश नहीं किया था, वो खुद से ही फिसल कर गिर गई थी। रूही कहती है कि लेकिन उस वक्त तो न मैं और फैंग उसे जानते थे, फिर उसने ऐसा क्यों किया? वाजी कहता है क्योंकि हाई स्कूल से ही निंग को फैंग पर क्रश था, पर वो सिर्फ तुम्हें ही देखता था, इसलिए निंग ने शायद तुम्हारी शादी बिगाड़ने का प्लान बनाया। रूही कहती है तो मेरे भाई पर जो इल्जाम लगा था वो झूठा था, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। तभी निंग का उसे कॉल आता है कि फैंग और हाउ दोनों मेरे पास है, उन्हें बचाना चाहती हो तो भेजो एड्रेस पे आ जाना। तब फैंग निंग से बोलता है कि तुमने मुझे और हाउ को ड्रग क्यों दिया? निंग बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा वेट किया, फिर भी तुमने मुझे कभी देखा तक नहीं, जब तुम मुझे मिल ही नहीं सकते तो आज हम साथ में मरेंगे। फैंग कहता है कि तुम्हें कुछ करना है तो मुझे करो, पर हाउ को छोड़ दो। निंग कहती है कि उसे तुम्हें रूही के सामने मारूंगी। तब रूही भी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो हाउ को छोड़ दो। निंग बोलती है कि वो तुम दोनों के प्यार का नतीजा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, तुम्हें तो पता भी नहीं कि इतने सालों से मैं चाहती थी कि ये लड़का बढ़ जाए। रूही कहती है कि अगर तुम फैंग से प्यार करती हो फिर तुमने मेरी शादी के दिन रेलिंग क्यों तोड़ी थी, क्यों फैंग की सिस्टर को मारा था? निंग कहती है कि तुम्हें सब कैसे पता चला? फैंग कहता है तो इसका मतलब ये फैमिली बिल्कुल इनोसेंट थी, मैं कितना गलत था। निंग कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम से रूही से प्यार करते थे, इतने सालों तक जब तुम रूही को दर्द देते थे तो मुझे कितनी खुशी होती थी। जिस पर रूही उसे चाकू मार देती है और अपने बेटे को खोलकर वहाँ से भागने लगती है। तभी निंग बम का बटन दबा देती है। फैंग रूही और हाउ को धक्का देकर बाहर कर देता है और खुद हट हो जाता है। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हारी माफी चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे भाई और मॉम के पास जाकर उनसे माफी मांगूंगा। इसके बाद हाउ का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। एन उससे कहता है कि सॉरी, पिछली बार मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था, क्या तुम मुझे माफ करोगे? हाउ कहता है कि लेकिन तुम्हें स्टडी में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एन कहता है कि कोई नहीं, आपसे हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी वाजी की बहू उन दोनों से बोलती है कि तुम्हारी विशेष क्या है? तब दोनों बोलते हैं कि हम एक छोटी सी सिस्टर चाहते हैं, जिस पर रूही शर्मा जाती है। रात में वाजी रूही से बोलता है कि हाँ और एन की एक ख्वाहिश है, तो चलो हम मिलकर उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।